Hi guys, welcome to this another video of thermodynamics. So लास्ट टाइम में हमने स्पॉन्टेनिटी के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि कौन से रिएक्शन खुद से होंगे, कौन से खुद से नहीं होंगे। तो ऐसे रिएक्शंस और फिनोमेना जो नेचर में खुद से होते हैं उनको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बोलते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि एक जो मॉलिक्यूलर गैस क्लाउड होता है हाइड्रोजन का, जो लाइट ईयर्स तक फैला हुआ होता है, वो इवेंचुअली एक स्टार में कन्वर्ट होता है, जैसे कि हमारा सन। और ऐसा क्यों होता है कि एक जो कप है जो जिसके अंदर गर्म चाय रखी है वो हमेशा खुद से ठंडी होती है पर खुद से कभी गर्म नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे जो नेचुरल फिनोमिना का जो पीछे का रीज़न है वो हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था एंट्रोपी के बारे में कि एंट्रोपी एक ऐसा फैक्टर है जो इन सारे नेचुरल फिनोमेना जो अपने आप होते हैं, स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, उनके बीच में कॉमन है। सो हर स्पॉन्टेनियस फिनोमेना में हम देखते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, तो हमने जनरली दो स्टेट फंक्शंस को स्टडी किया था पिछले वीडियो में। वी स्टडीड एंट्रोपी एज वेल एज फ्री एनर्जी, और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो फ्री एनर्जी है वो एक ज़्यादा बेहतर स्टेट फंक्शन है फ्री एनर्जी के मुकाबले, फॉर अ सिंपल रीज़न दैट एंट्रोपी के केस में हमें दो अलग अलग पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इन केस ऑफ द एंट्रोपी वी नीड द वैल्यूज़ ऑफ सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग, बट इन केस ऑफ फ्री एनर्जी चेंज आपका काम सिर्फ सिस्टम की वैल्यू पे हो जाता है। तो इस वजह से जो आपका फ्री एनर्जी चेंज है दैट इज़ कंसिडर्ड अ बेटर स्टेट फंक्शन कंपेयर टू एंट्रोपी चेंज, राइट। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे व्हाट इज़ द कॉमन अमॉन्ग रिएक्शन एंड फिनोमेना दैट हैपन ऑफ देयर ओन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो गैस क्लाउड होता है हाइड्रोजन का, जो हमारे यूनिवर्स के बिगनिंग में बना था, और उससे न जाने कितनी स्टार्स बने, देयर आर मोर देन बिलियंस ऑफ स्टार्स, एंड इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस जो मैंने आपको समझाई थी पिछले वीडियो में। वापस से थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ कि इट ऑल स्टार्ट्स विद अ मॉलिक्यूलर गैस क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन जो लाइट ईयर्स तक फैला होता है। अभी जो गैस क्लाउड होता है इसके अंदर जो गैस क्लाउड की डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। अब जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ जो क्लाउड है वो कंडेंस होने लगता है, कंप्रेस होता है। और जब ये गैस क्लाउड कंडेंस होता है तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, राइट, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो आपकी धीरे धीरे हीट में कन्वर्ट होती है, और अंदर जो है टेम्परेचर राइज़ होना शुरू होता है, और राइज़ होते होते एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो मिलियंस ऑफ डिग्री केल्विन हो जाता है। एंड ऐसा होने पर अंदर फाइनली फ्यूजन स्टार्ट होता है, तो एक प्रोटो स्टार बनता है विच इवेंचुअली कन्वर्ट्स इनटू अ स्टार। कोर उसका चमकने लगता है, ठीक है, फ्यूजन की वजह से, एंड हीट प्रोड्यूस होती है जिससे लाइट जो है बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। एंड दैट्स हाउ अ स्टार इज़ बॉर्न, राइट। और उसके बाद आप तो जानते हैं उसके अलग अलग प्रोसेसेस हैं। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है एलिमेंट्स के बर्निंग की, ठीक है, एलिमेंट्स फ्यूज़ होते हैं और नए एलिमेंट्स बनते हैं। सो वी नो दैट हाइड्रोजन से हीलियम तक जाने के लिए दो जनरली सबसे कॉमन मैकेनिज़्म होती है। हमारे जैसे जो स्टार होते हैं वो ट्रिपल अल्फा प्रोसेस यूज़ करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन यूज़ करते हैं, और जो बहुत बड़े स्टार्स होते हैं वो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल का इस्तेमाल करते हैं हीलियम को सिंथेसाइज करने के लिए। एंड इवेंचुअली ये फ्यूल जो है बर्न होता रहता है, एंड जो है अलग अलग वक्त लगता है। कुछ फ्यूल को बर्न होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो कुछ जो है जैसे सिलिकॉन जो है वो आयरन में एक ही दिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड उसके बाद जब आयरन बनता है तो जनरली स्टार्स के केस में क्या होता है कि जब कभी भी आपने हाइड्रोजन से हीलियम बनाया, अब हीलियम से अगर आप आगे चल के कार्बन बना रहे हैं, तो जैसे जैसे आप आगे जाते हैं वैसे वैसे आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो हर फ्यूल जब जलता है, जब उसका फ्यूजन होता है, तो और ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है जिससे आगे जो एलिमेंट्स बनने वाले हैं वो आसानी से बन सकें। तो विथ द इंक्रीज इन द एटमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स सिंथेसाइज्ड विद इन द कोर ऑफ द स्टार, द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस टू साइमल्टेनियसली। सो टेम्परेचर की जो ज़रूरत है वो बढ़ती जाती है। इनफैक्ट आयरन, लेकिन क्या होता है कि जैसे हर एलिमेंट जब फ्यूज़ होता है तो वो अपने आगे के एलिमेंट के लिए जो टेम्परेचर है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके जाता है। लेकिन जब एक स्टार के कोर के अंदर आयरन बनता है तो आयरन के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जब उसके न्यूक्लियस को फ्यूज़ आप करते हो तो उससे कोई एनर्जी पैदा नहीं होती। इनफैक्ट एनर्जी यूज़ होती है क्योंकि वो हाईली स्टेबल न्यूक्लियस होता है।
तो जब आयरन के पड़ाव पे आप पहुंच जाते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि आगे बनाने वाले एलिमेंट्स के लिए कोई एनर्जी जो है अवेलेबल नहीं होती और इनफैक्ट आपकी एनर्जी यूज़ होती है। तो एक नॉर्मली स्टार को स्टेबल रखने के लिए आप जानते हैं कि दो फोर्सेस के बीच में जो है बैलेंस होना चाहिए। एक तो बाहर की तरफ जो हीट होती है जो धक्का मारती है जिसे हम रेडिएशन प्रेशर कहते हैं, और अंदर की तरफ खींचने वाली ग्रेविटी। और आप जानते हैं ये रेडिएशन प्रेशर प्रोड्यूस होता है फ्यूल्स के जलने से, जो एलिमेंट्स अंदर जलते हैं, बर्न होते हैं और फ्यूज़ होते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये जो एनर्जी है जो रेडिएशन प्रेशर के टर्म्स में बाहर निकलती है वो कम होती जाती है, पर ग्रेविटी उतनी की उतनी रहती है। तो एट द एंड ऑफ द डे ग्रेविटी ओवरटेक्स द रेडिएशन प्रेशर एंड आपका वो जो आयरन कोर है वो बेसिकली पूरा कोलैप्स कर जाता है विद इन सेकेंड्स। एंड उसके बाद एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है बिकॉज ऊपर का कोर और अंदर का कोर एक दूसरे से टकराते हैं और इट्स अ ह्यूज एक्सप्लोजन जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। बट ऑब्वियसली क्रिटिकल मास ज़रूरी होता है सुपरनोवा के लिए। एंड दैट एक्सप्लोजन सॉर्ट ऑफ क्या करता है कि उस स्टार का जो आउटर कोर है उसको पूरा न्यूक्लियर पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड कर देता है। एंड सुपरनोवा के दौरान ही आप देखते हैं कि जो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो कुछ दूसरे न्यूक्लियस के साथ मिक्स होते हैं आयरन के, और उसके बाद के जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो आपके सुपरनोवा के दौरान बनते हैं, राइट। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एक नॉर्मल जो हमारा स्टार होता है वो Fe तक के एलिमेंट्स ही बना सकता है टिल एटॉमिक नंबर 26। सो व्हाट अबाउट द एलिमेंट्स आफ्टर 26, जो बाकी के हैवी एलिमेंट्स हैं वो कब बनते हैं? तो ऑब्वियसली दे आर फॉर्म्ड डूरिंग सुपरनोवा। उस समय जो है जो प्रोसेस होती हैं RNP के नाम RNS के नाम से, राइट, तो जिसमें रैपिड एंड स्लो हम बोलते हैं, उस दौरान ये हैवी एलिमेंट्स बनते हैं। फिर न्यूट्रॉन स्टार्स के मर्जर से बनते हैं हैवी एलिमेंट्स एंड वाइट ड्वार्फ स्टार्स और न्यूट्रॉन स्टार के मर्जर से भी बनते हैं। दिस आर डिफरेंट प्रोसेसेस जिससे अपने एलिमेंट्स बना सकते हैं, खास करके बहुत हैवी एलिमेंट्स। तो एक बार सुपरनोवा जो है किसी स्टार का आउटर कोर उड़ा देता है तो ऑब्वियसली उसके पीछे जो रीजन बचता है, अब तो उसके अंदर सिर्फ ग्रेविटी है तो वो पूरी तरह से कोलैप्स होता है। एंड वो इतना स्ट्रांगली ग्रेविटी का उस पर असर होता है कि अंदर इतना प्रेशर बिल्ड होता है कि जो सब एटमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स वो प्रोटॉन्स के साथ मिक्स होकर न्यूट्रॉन बनाते हैं। तो ऊपर वाले अंदर के सरफेस पे आपको खाली न्यूट्रॉन्स मिलते हैं बिकॉज सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के साथ फ्रीज हो गया है। अब और ज़्यादा कंप्रेस आप नहीं कर सकते बिकॉज फिर वहाँ पे न्यूट्रॉन डिजनरेंसी प्रेशर आ जाता है बिकॉज एक हद तक ही आप पार्टिकल्स को नज़दीक ला सकते हैं बिकॉज उसके बाद फिर पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो होता है विच इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू न्यूक्लियॉन्स वो काम करने लगता है। एंड देन वो स्टार उससे ज़्यादा और छोटा नहीं होता। दैट इज़ हाउ ए न्यूट्रॉन स्टार इज़ फॉर्म, जिसका रेडियस बहुत ही छोटा होता है। एंड कभी कभी ये स्टार्स एक सेकंड में 150-200 चक्कर लगा लेते हैं, इतना ज़्यादा इनका एंगुलर मोमेंटम होता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे अर्थ से ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांग होती है इन स्टार्स की। और अगर ये जो कोर है जो कोलैप्स जो बचता है सुपरनोवा के बिखरने के बाद, उसका मास अगर हमारा जो सन का मास है उससे 2.5 गुना या 2.8 टाइम्स ज़्यादा है तो फिर न्यूट्रॉन्स भी क्रश हो जाते हैं। अल्टीमेटली व्हाट इज़ फॉर्म्ड इज़ अ ब्लैक होल, राइट। तो स्पेस टाइम फैब्रिक में ये चीज़ें इतना बड़ा जो है वार्प क्रिएट करती हैं कि इवन उस रीजन की एस्केप वेलोसिटी लाइट से ज़्यादा हो जाती है। तो इवन लाइट वंस एंटर्स कैन नॉट एस्केप आउट ऑफ इट एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ब्लैक होल्स एंड विच आर स्टिल अ मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट। काफ़ी सारा रिसर्च होना बाकी है बट इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग स्टफ कि कैसे ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं थर्मोडायनामिक्स से। और मैं इसलिए ये बता रहा हूँ आपको ना थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इनफैक्ट स्टीफन हॉकिंग और बेकेनस्टाइन ये दो साइंटिस्टों ने अपना पूरा करियर जो है वो दिया है ब्लैक होल के थर्मोडायनामिक्स को, बिकॉज एट द एंड थर्मोडायनामिक्स इज़ रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन। तो ये सवाल पूछा गया था कि अगर आप एक कप फेंकते हैं ब्लैक होल के अंदर तो क्या उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ से इस बहुत ही दिलचस्प चीज़ की शुरुआत हुई थी जिसमें कहा गया था कि नहीं, जो भी चीज़ आप डालते हैं वो ब्लैक होल में से गायब नहीं होती, बिकॉज अगर वो इन्फॉर्मेशन गायब हो जाए दैट वुड बी वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स, स्पेशली क्वांटम मैकेनिक्स, विच इज़ नॉट अलाउड. So how is that possible that when you add something to a black hole it is deleted permanently? तो उसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स से उसे रिलेट किया गया कि जो भी आप ऐड करते हैं वो इन्फॉर्मेशन ब्लैक होल के सरफेस पे स्टोर होती है. सो एवरीथिंग दैट इज एडेड टू द ब्लैक होल रिजल्ट्स इनटू द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द ब्लैक होल. सो देन जनरली क्या होता है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम देखते हैं कि जो एंट्रोपी है
वो रिलेटेड होती है वॉल्यूम से, बट इन केस ऑफ द ब्लैक होल द एंट्रोपी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द ब्लैक होल, एंड दैट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। एंड वहीं से फिर हॉकिंग ने अपनी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की, विच वाज ब्लैक हॉकिंग रेडिएशन, विच इज़ लाइक कि स्पेस जो है वो अपने आप में, जिसे हम जनरली डेड रीजन मानते हैं, वो नहीं है, उसके अंदर कॉन्स्टेंटली पार्टिकल्स बनते रहते हैं। और ये पार्टिकल्स जब किसी ब्लैक होल के बाउंड्री इवेंट होराइजन के पास बनेंगे, तो ये जो पैर होता है पार्टिकल का, एंटी पार्टिकल का, तो पार्टिकल्स कुछ अंदर चले जाएंगे ब्लैक होल के और कुछ पार्टिकल्स बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो ये जो पार्टिकल्स बाहर की तरफ आ जाएंगे दे आर काउंटेड एज रेडिएशन, और ये कितना रेडिएशन एमिट करेंगे दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये जो है धीरे धीरे ये पार्टिकल्स एमिट करते हैं, जो एक्चुअली इवेंट होराइजन के पास ये जो पार्टिकल्स का पैर बनता है उससे ये प्रोड्यूस होते हैं। एंड इवेंचुअली विद टाइम ब्लैक होल ये रेडिएशन एमिट करते करते ख़त्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, अल्टीमेटली वैनिश हो जाएगा। तो दैट वाज अ सुपर इंटरेस्टिंग स्टफ दैट वाज प्रोपिगेटेड बाय स्टीफन हॉकिंग। और इनफैक्ट अगर ये प्रूव हो जाता कि हॉकिंग रेडिएशन रियल है तो देयर वाज अ वेरी गुड चांस कि उनको नोबेल प्राइज़ भी मिलता, राइट। सो ब्लैक होल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, एंड ब्लैक होल थर्मोडायनेमिक्स जो है वो भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड आई होप आपको ब्लैक होल थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट है वो समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो कंटिन्यू करते हैं रिवीजन के साथ कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो जब हम एंट्रोपी की बात करते हैं तो इन दैट केस वी ऑलवेज टॉक अबाउट द जॉइंट वैल्यूज़ ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग विच शुड बी मोर देन ज़ीरो, तभी हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस फिनोमिना में इट इज़ ऑब्वियसली लेस देन ज़ीरो। एंड एज आई सेड, टेक्स्ट बुक के लेवल पे आपको एंट्रोपी को इन्फॉर्मेशन के टर्म्स में समझने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो जवाब है वो आपको रैंडमनेस के तौर पे मिल जाएगा। सो ऑब्वियसली हम जब रैंडमनेस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रैंडमनेस किसके अंदर होती है? ऑब्वियसली गैस के अंदर, बिकॉज पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली जिगल होते रहते हैं, मूव होते रहते हैं, इनफैक्ट उनकी रोटेशनल वेलोसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर लिक्विड आते हैं और लास्ट में सॉलिड आते हैं जिनके पार्टिकल्स की पोजीशन ऑलमोस्ट फिक्स होती है और फिक्स ही रहती है, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में उनकी पोजीशन चेंज होती है। इनफैक्ट देयर इज़ अ रीज़न कि अगर आप एक पेन छोड़ के जाते हैं तो सालों तक आपको उसी शेप में मिलती है। उसका रीज़न ये है कि पार्टिकल्स की जो पोजीशन है उस पेन के अंदर वो चेंज नहीं हुई है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप लिक्विड गिरा कर गए हैं तो आप देखेंगे तो आने के बाद वो फैल चुका होगा, राइट। और गैस में तो आप बता ही नहीं सकते हैं कि एक पार्टिकल अभी यहाँ था तो दूसरा पार्टिकल कहाँ पे होगा। तो इन्फॉर्मेशन के साथ भी इसको जोड़ के देख सकते हैं कि सबसे कम जानकारी अगर आपके पास किसी पार्टिकल्स के बारे में होगी तो वो गैस के पार्टिकल्स के बारे में होगी, एंड सबसे ज़्यादा अगर आपके पास जानकारी होगी तो वो सॉलिड के पार्टिकल्स के बारे में होगी। बिकॉज अगर आपको पता है कि ये पार्टिकल यहाँ पर है तो वो पार्टिकल आपको वहीं मिलेगा, पर वो चीज़ आप गैस के लिए गारंटी नहीं दे सकते। सो दैट इज़ वाई सॉलिड्स आर सिस्टम्स विथ हाई इन्फॉर्मेशन, गैस आर सिस्टम्स विथ लो इन्फॉर्मेशन, and entropy and information are inversely proportional. More is the entropy, less is the information. That is why not only the particles of gas have maximum randomness, but they are also the system with least information. ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आते हैं एंट्रोपी के रिलेटेड बड़े ही आसान होते हैं कि कौन से रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ेगी, किस में कम होगी। तो हमें यही देखना होता है कि इस केस में प्रोडक्ट की तरफ गैस के मोल्स ज़्यादा हैं। जिस केस में प्रोडक्ट की तरफ गैस के मोल्स ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली उस रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ती है। जिसमें प्रोडक्ट के केस में रिएक्टेंट कम है, जिसमें प्रोडक्ट के केस में गैस के मोल्स कम है, रिएक्टेंट की तरफ जाता है, उस केस में एंट्रोपी कम होती है। इट इज़ प्रीटी सिंपल। सो एंट्रोपी इज़ अ स्टेट फंक्शन वेयर द वैल्यूज़ ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग बोथ आर रिक्वायर्ड। द गिब्स फ्री एनर्जी इज़ बेटर स्टेट फंक्शन व्हेन इट कम्स टू प्रेडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। जैसे मैंने बताया था कि गिब्स फ्री एनर्जी क्यों बेहतर है एंट्रोपी से, बिकॉज जब हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं तो वी ओनली नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। तो अगर सिस्टम की फ्री एनर्जी कम होती है तो हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, सिस्टम की फ्री एनर्जी बढ़ती है तो हम बोल सकते हैं रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। एंड इफ द सिस्टम की एनर्जी ज़ीरो है तो इट वुड बी इन इक्विलिब्रियम। सो दैट इज़ व्हाट वी सॉ लास्ट टाइम। नाउ वील सॉल्व सम क्वेश्चंस, बिकॉज ज़रूरी होता है कि आप कोई टॉपिक पढ़ें उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। So the first question is which of the following is an expression of the disorder or randomness of a system। तो अभी हमने बात की कि randomness और जो disorder है सिस्टम का वो ऑब्वियसली एंट्रोपी इंडिकेट करता है। टेम्परेचर से भी एंट्रोपी बढ़ती है, पर टेम्परेचर इज़ ऑब्वियसली मेजर ऑफ
the average kinetic energy of a system, but it's not about randomness. It does increase randomness, but it is not exactly randomness or disorder. So उसका फर्स्ट का आंसर एंट्रोपी आएगा. द यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज, अब एंट्रोपी आप जानते हैं इज अ रेशियो ऑफ एंथैल्पी बाय टेम्परेचर. ठीक है, तो सीधी सी बात है, एंथैल्पी जो है उसकी यूनिट जूल्स है हीट की, और नीचे टेम्परेचर है तो केल्विन है. तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी जूल पर केल्विन. सो ऑब्वियसली योर आंसर इज गोइंग टू बी सेकेंड का ए. The enthalpy of vaporization of a substance is 840 joule per mole and its boiling point is 173. It's entropy. अब यहाँ पे एंट्रोपी आप जानते हैं कि उसको फाइंड करने के लिए आपको डेल्टा एच और टी चाहिए. डेल्टा एच यहाँ पे दिया हुआ है 840 जूल, और टेम्परेचर जो है वो आपको केल्विन में लेना है. सो यू नो इफ़ यू डिवाइड दिस यू विल गेट द राइट आंसर. पॉसिबली द आंसर इज डी, बट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. At absolute zero temperature, the entropy of every perfectly crystalline substance becomes zero. See, this is the third law of thermodynamics. सिंपल सी बात है, आप खुद सोचिए कि अगर आपको ज़ीरो एंट्रोपी अचीव करनी है तो आप क्या करोगे. तो अगर आपके पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है तो आप गैस लोगे तो मतलब नहीं, बिकॉज गैस एक ऐसी चीज़ है जिसकी ऑलरेडी एंट्रोपी ज़्यादा है और आपका मकसद है मिनिमम एंट्रोपी अचीव करना. तो एक ऐसा फिजिकल स्टेट लीजिए जिसकी एंट्रोपी पहले से कम है, राइट. So obviously we will go with solid because they are the physical state which have naturally lower entropy. अब हमें सॉलिड में भी ऐसा सॉलिड चाहिए जिसके अंदर इम्प्योरिटी ना हो, यानी प्योर हो, और ऐसा सॉलिड हो जिसके अंदर डिफेक्ट ना हो. तो सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसके अंदर आप नेक्स्ट ईयर डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. बट एक ऐसा सॉलिड होना चाहिए जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो, जिसके अंदर कोई डिफेक्ट ना हो, और उसको जब हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ले जाएंगे तब एंट्रोपी जो है उस केस में ज़ीरो होगी. इसीलिए हम कहते हैं कि द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. एंड दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिवन बाय वॉल्टर नर्न्स्ट. नर्न्स्ट बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे अपने टाइम के. इनफैक्ट जब वो आइंस्टाइन के घर गए थे तो सडनली आइंस्टाइन की बहुत ज़्यादा चर्चा बढ़ गई थी. कैसे आइंस्टाइन जो है इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके अगर वॉल्टर नर्न्स आए थे मतलब कुछ तो बड़ा इंसान होगा, ऐसा सब डिस्कशन हुआ था. इज़ लाइक सेलिब्रिटी विजिटिंग अ हाउस और अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमिंग टू हाउस ऑफ अ पर्सन टू मीट हिम पर्सनली. तो होगा ना कि प्रेसिडेंट इसको मिलने क्यों आए, ऐसा. When the door of a refrigerator is closed, the cooling effect inside is due to, right? This is pretty important कि जो कूलिंग इफेक्ट है ये ऑब्वियसली आप जानते हैं कि कंप्रेसर जो होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, उसमें जो है गैस पहले लिक्विड स्टेट में होती है, वो फिर जब एक्सपांड होती है तो उसकी वजह से जो है उसका जो पूरा इफेक्ट है वो हमको देखने को मिलता है. ठीक है, check this. The first law of thermodynamics is nothing but the law of conservation of energy, obviously, right? हमको पता है कि जो first law of thermodynamics है, that is the law of conservation of energy, that energy can neither be created nor be destroyed, but it could only be transformed from one form to another, जिसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था U equals to Q plus W, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की दो ही तरीक़ों से सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकती है, विच इज़ ईदर इन टर्म्स ऑफ हीट और इन टर्म्स ऑफ वर्क. ठीक है, so that is how it is. The process associated with the negative entropy change is dissolution of. अब हम देख रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ेगी. द प्रोसेस एसोसिएटेड विद, सॉरी कम होगी, नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस नेगेटिव, या एंट्रोपी कम होगी. तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जब अमोनिया बनता है तो उस केस में रिएक्टेंट की तरफ गैस के मोल्स ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्ट की तरफ गैस के मोल्स कम होते हैं. और क्योंकि रिएक्टेंट की तरफ गैस के मोल्स ज़्यादा हैं, सीधी सी बात है एंट्रोपी जो है वो आपकी कम हुई है. डेल्टा यू इज़ इक्वल टू, आप जानते हैं अब डेल्टा यू जो है वो क्यू प्लस डब्ल्यू होता है. अब डेल्टा यू जो है वर्क के बराबर कब होगा, जब क्यू ज़ीरो होगा. और क्यू ज़ीरो कब होता है, जब कंडीशंस क्या होती हैं, एडियाबेटिक. तो यू, डेल्टा यू इज़ इक्वल टू एडियाबेटिक वर्क. Identify the correct statement regarding spontaneous process. Lowering energy in the reaction process is the only criteria for spontaneity. ये तो गलत बात है. Lowering of energy, free energy आना चाहिए. For a spontaneous process in an isolated system, the change in entropy is positive. या change in entropy isolated system के लिए positive होता है. Endothermic processes are never spontaneous. ये तो गलत बात है. Exothermic processes are always spontaneous. ये भी गलत बात है. So आंसर जो है B आएगा. That is the correct process, correct option.
अब हम बात कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन पे, द इनकरेक्ट मैच फॉर द फॉलोइंग। देखिए डेल्टा जी जब ज़ीरो होता है तब के की वैल्यू 1 होती है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। डेल्टा जी जब लेस देन ज़ीरो होता है तब के मोर देन 1 होता है, तो ये भी ऑप्शन जो है आपका, ये ऑप्शन आपका गलत है। डेल्टा जी जब लेस देन ज़ीरो होता है तो के मोर देन 1 होता है, ये आपका सही है। एंड डेल्टा जी जब मोर देन ज़ीरो होता है, के लेस देन 1 होता है। द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग इज़, ओके इनकरेक्ट पूछा है ना, तो सी सही है आपका, डी भी सही है आपका, ए भी सही है, बी इज़ द इनकरेक्ट मैच, राइट। सो बी इज़ द इनकरेक्ट मैच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।